ये जो लाल सलाम वाले और लाल टोपी वाले हैं उनसे आदित्यनाथ जी ने ठीक कहा कि देखिए ऐसा है कि जो वामपंथी है वो लाल टोपी पहनकर लाल झंडा लेकर के घूमते हैं और अखिलेश यादव क्या है लाल टोपी पहन करके घूम रहे हैं। तो लाल आतंक के रूप में जो नक्सलवादियों ने नक्सलवादी से जो आंदोलन चला था नक्सलवाद का, वो लाल आतंकवाद के प्रतीक स्वरूप ही कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने कि बच्चों को नहीं, बहुत लोगों को डर लगता है क्योंकि ये लोग चीन से प्रेरणा लेकर के लाल का अनुसरण करते हैं, लाल टोपी पहनते हैं, लाल झंडे का प्रयोग करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी के 2 लड़के साइकिल के ऊपर सवार हो गए थे, साइकिल पंचर हो गई, उसके अस्थि पंजर जो थे हैंडल वगैरह ये लोग बेच खाए। जो टूटी चोर है अब वो उम्मीद कर रहा है कि मैं उड़ीसा में जाकर के चुनाव लड़ूं। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो उत्तर भारतीयों का अपमान है। राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो अमेठी में विफल हो गए, कभी वो अमेठी से छोड़ करके वायनाड चले जाते हैं, वायालैंड चले जाते हैं, कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी माईलैंड चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी का ये देश है, ये भारतवर्ष राम का देश है। और ये तो वो लोग हैं, इनके पिताश्री, आपको याद होगा कि हमारे जो कार सेवक थे उनके ऊपर गोलियां चलवाई थी, उन्होंने नरसंहार मचा दिया था। तो ये लोग हमेशा राम का अपमान करते रहे हैं। हमारे जो सांस्कृतिक पुरुष है, जो हमारे पौराणिक पुरुष है, उसका अपमान करते रहे हैं। इन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी इनके पिताश्री ने, और ये अभी भी अपमान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, केवल और केवल कुछ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, चंद वोटों के लिए राम के नाम को बदनाम करते हैं। किसानों के लिए जिसने किया है, जो किसान माँ की कोख से पैदा हुआ, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने जो किसानों के लिए वो किया है वो आजाद भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और जिस तरीके से राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी के अखिलेश यादव, ये दोनों उत्तर प्रदेश को छोड़कर राहुल गांधी केरला में दिखाई दे रहे हैं। और अब समाजवादी पार्टी को लेकर ये बातें आ रही हैं कि अभी उड़ीसा में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर इतना भय क्यों? देखिए ऐसा है कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी के 2 लड़के साइकिल के ऊपर सवार हो गए थे, साइकिल पंचर हो गई, उसके अस्थि पंजर जो थे हैंडल वगैरह ये लोग बेच खाए। जो टूटी चोर है अब वो उम्मीद कर रहा है कि मैं उड़ीसा में जाकर के चुनाव लड़ूं, और उड़ीसा में वो जाने का जो मंशा बना रहे हैं, मैं तो पूछना चाहता हूं कि भाई उत्तर प्रदेश में आप सफल नहीं हुए तो उड़ीसा में सफल कैसे होने वाले हैं। और एक राहुल गांधी है, राहुल गांधी पे तो मुझे तरस आता है। तरस ये आता है कि उनकी माताश्री ने जिस तरह से उनका पलवन पोषण किया है, लेकिन वो राजनीति का ककहरा सीख नहीं पाए। मुझे लगता है कि उनकी माताश्री को उनको राजनीतिक पाठशाला में भेजना चाहिए और उनको ज्ञान दिलाना चाहिए, राजनीति का ककहरा पढ़ाना चाहिए, तभी राहुल गांधी कुछ परिपक्व हो पाएंगे। इस तरह की अबोध बातें करते हैं राहुल गांधी। जिस तरह से कहा कि उत्तर भारत के जो लोग हैं वो सतही हैं और दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, स्किलफुल हैं, वो ज़्यादा समझदार हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, क्या जो अंग्रेज जो भारत को बांटने की जो पॉलिसी लेकर के आए थे, बांटो और राज करो की, क्या कांग्रेस पार्टी उन्हीं संस्कारों का पालन कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी देश को बांटने का, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो उत्तर भारतीयों का अपमान है। राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो अमेठी में विफल हो गए, कभी वो अमेठी से छोड़ करके वायनाड चले जाते हैं, वायालैंड चले जाते हैं, कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी माईलैंड चले जाते हैं, माताश्री के घर पे चले जाते हैं। देखिए राहुल गांधी को, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को राजनीतिक पाठशाला में जाना चाहिए और राजनीति का ककहरा सीखना चाहिए। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी चल रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस की दुर्दशा हो गई, वो साफ साफ दिखाती है कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भस्मासुर बन चुके हैं। सर, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये कहा था कि जिस तरीके से लाल टोपी पहनकर अखिलेश यादव या फिर उनकी पार्टी के लोग आए थे सदन में, तो उन्होंने कहा कि लाल टोपी को देखकर आज जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी जानते हैं कि लाल टोपी वाले जो हैं वो गुंडे होते हैं। और इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव की जो लाल टोपी है उसे देखकर योगी आदित्यनाथ को डर क्यों लगता है? तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए लाल किसका प्रतीक होता है, लाल सब जानते हैं। लाल झंडाधारी जिस तरह से देख रहे हैं हम लोग देश के अंदर आतंक फैला रहे हैं, और लाल सलाम के रूप में एक नक्सलवादियों ने जिस तरह से हमारे देश के आंतरिक, हमारा जो कानून व्यवस्था थी और हमारी आंतरिक स्थिति को ख़त्म करने का प्रयास किया। तो ये जो लाल सलाम वाले और लाल टोपी वाले हैं उनसे आदित्यनाथ जी ने ठीक कहा कि देखिए ऐसा है कि जो वामपंथी है वो लाल टोपी पहनकर लाल झंडा लेकर के घूमते हैं, और अखिलेश यादव क्या है लाल टोपी पहन करके घूम रहे हैं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक कहा
कि पहनना है तो भगवा पहनिए, लाल क्या पहनते हैं जो रक्त रंजित करता है पूरी धरती को। आप देख रहे हैं जिस तरह से लाल आतंक चलता है हमारे देश के अंदर, छत्तीसगढ़ में, आपके झारखंड के अंदर, अपने पश्चिम बंगाल के अंदर। तो लाल आतंक के रूप में जो नक्सलवादियों ने, नक्सलवादी से जो आंदोलन चला था नक्सलवाद का, वो लाल आतंकवाद के प्रतीक स्वरूप ही कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने कि बच्चों बच्चों को नहीं, बहुत लोगों को डर लगता है क्योंकि लोग चीन से प्रेरणा लेकर के लाल का अनुसरण करते हैं, लाल टोपी पहनते हैं, लाल झंडे का प्रयोग करते हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, और अखिलेश यादव ने ये भी कहा, राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने ये कहा, और किसानों की बातों को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि किसानों की जो खुशहाली है वो कुछ दलालों को पसंद नहीं आ रही। इस तरीके की बातें कहकर वो आखिरकार क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि राम का तो नाम वो हमेशा अपमानित करते हैं, और श्री रामचंद्र जी का ये देश है, ये भारतवर्ष राम का देश है। और ये तो वो लोग हैं, इनके पिताश्री, आपको याद होगा कि हमारे जो कार सेवक थे उनके ऊपर गोलियां चलवाई थी, उन्होंने नरसंहार मचा दिया था। तो ये लोग हमेशा राम का अपमान करते रहे हैं। हमारे जो सांस्कृतिक पुरुष है, जो हमारे पौराणिक पुरुष है, उसका अपमान करते रहे हैं। इन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी इनके पिताश्री ने, और ये अभी भी अपमान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, केवल और केवल कुछ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, चंद वोटों के लिए राम के नाम को बदनाम करते हैं, और केवल जो हमारे सांस्कृतिक पुरुष है, पौराणिक पुरुष है, उनको बदनाम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से मैंने अभी किसानों को लेकर भी पूछा, और किसानों को लेकर भी वो ये कह रहे हैं कि किसान खुश थे, और जो बजट आया उत्तर प्रदेश में उसको लेकर भी ये कहते हैं कि बजट में कुछ किसानों के लिए खास नहीं है, और जो खुशियां थी किसानों की वो इन लोगों को रास नहीं आ रही है बीजेपी को। देखिए, किसानों के सबसे बड़े अगर कोई हितैषी है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। किसानों की आय दुगनी करने का प्रयास नरेंद्र मोदी ने किया। एमएसपी पर सबसे ज़्यादा खरीद हुई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में हुई है। सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, 1.5 गुना एमएसपी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नीम कोटेड यूरिया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिस यूरिया के लिए लाइन लगाते थे लोग और उनकी हत्याएं हो जाती थी, ब्लैकमेलिंग चलती थी, वो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और किसानों की दुगनी आय करने के लिए, बिचौलियों से बचाने के लिए, एपीएमसी मंडियों के चंगुल से किसानों को निकालने के लिए एक नई वैकल्पिक व्यवस्था दी, और 3 नए कृषि सुधार कानून नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए। लेकिन जो बिचौलिए और दलाल हैं वो चाहते नहीं है कि किसानों का भला हो। जो 86% हमारे देश के अंदर किसान हैं उनका भला हो। कुछ चंद बिचौलिए हैं जो चाहते नहीं है कि किसानों का एक्चुअल में भला हो, और यही कहानी है कि उन्होंने एक अपना एजेंट छोड़ रखा है। राकेश टिकैत जैसे, सतराम सिंह पन्नू जैसे जो एजेंट है वो मार्केट में उनके घूम रहे हैं, और वो उनकी पैरोकारी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जब 18 महीने के लिए सरकार ने कहा कि वो कानून होल्ड पे चले जाएंगे, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो कानून 18 महीने के लिए होल्ड पे चले जाएंगे, तो ये समस्या किस चीज़ की है? केवल और केवल 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि सियासत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। केवल कोरी सियासत हो रही है, ना किसानों का भला ये लोग चाहते हैं। ये केवल और केवल बिचौलियों और दलालों का भला चाहते हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किसानों के लिए अखिलेश यादव की सरकार ने क्या खास किया था, जो अब अखिलेश यादव की सरकार की तरफ से उंगली उठाई जा रही है कि जो कृषि कानून आए हैं वो गलत हैं किसानों के लिए। देखिए, जो 70 सालों तक जो कांग्रेस पार्टी कुंडली मार करके बैठी रही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर, वो उन्होंने लागू नहीं किया। जो अपने घोषणा पत्रों में कहते थे कि हमको एपीएमसी मंडियों से मुक्ति मिलनी चाहिए, कि कृषि सुधार होना चाहिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो विपक्षी दल हो, ये बड़े बड़े जो घोषणा पत्रों में अपनी घोषणाएं करते थे किसानों का भला होना चाहिए। लेकिन जब एक्चुअल में भला हुआ तो इनको लगा कि नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट मिल जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को सहानुभूति मिलेगी और किसानों के प्रिय बन जाएंगे। वो इसीलिए विरोध करें, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, और कोई विषय नहीं है। केवल और केवल ये कोई राजनीति हो रही है। इन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, और किसानों के लिए जिसने किया है, जो किसान माँ की कोख से पैदा हुआ, वो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी ने जो किसानों के लिए वो किया है, वो आज़ाद भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। यहाँ पर ये भी खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया 2022 में आने वाले चुनावों को लेकर, तो अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि वो आने वाले 2022 के इलेक्शन में गठबंधन करके सरकार अब चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है आने वाले चुनावों को देखकर? देखिए, एक बार वो लोग 2 यूपी के लड़के साइकिल पर सवार हुए थे, वो साइकिल भी पंचर हो गई थी, अस्थि पंजर उस साइकिल का निकल गया था। केवल चंद सीटें वो लोग जीत पाए थे, और उनकी क्या दुर्दशा हो गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। जो जितने ठगबंधन बनाने का 2019 में भी इन्होंने प्रयास किया था, आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल के अंदर ये लोग सारे गए थे। जिस तरह से जो फ्यूज ट्यूबलाइट होती है उसकी जो झालर लगा देते हैं ना, तो फ्यूज ट्यूबलाइट का एक झालर जिस तरह से खड़ी होती है, वो वहाँ पर इन्होंने पश्चिम बंगाल में प्रयास किया था।
तो फ्यूज ट्यूबलाइट की जो झालर वहां पर लगी थी वो गठबंधन में इनके कामयाब नहीं हुआ और 2019 में नरेंद्र मोदी जी 303 सीटें लेकर के विजयी हुए और जनता ने आशीर्वाद दिया, जनादेश नरेंद्र मोदी जी के साथ में। और ये गठबंधन बनाए, ठगबंधन बनाए, केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। मुझे बताइए, अखिलेश यादव से मैं पूछता हूं, अखिलेश यादव ने अपने परिवार के अलावा किसका भला किया है? परिवार के सारे लोग या तो सांसद है या विधायक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। केवल और केवल ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो, सपा पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे टीएमसी हो। केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं ये, जिनके सीईओ या तो उनके परिवार के लोग बनते हैं या उन्हीं के कोई ना कोई जो उनके शिष्य हैं या उनके गुलामी जो पसंद करते हैं, जो मानसिक रूप से जो गुलाम है, वही बनते हैं। जो ये केवल और केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, कितना ही गठबंधन बना ले, ठगबंधन बना ले, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। यहाँ पर ये भी बात है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से ये कहना है कि जो अभी जो बजट पास हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार जी की तरफ से हुआ है, उस सारे बजट को लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं यानी कि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये आखिरी बजट होगा योगी जी का, मतलब अब हमारी सरकार आने वाली है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने चाहिए, देखते रहे, वो हसीन सपने देखते रहें, लेकिन जो बजट उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के ने पेश किया, निश्चित रूप से वो गांव, गरीब और गुरबे का बजट है और सबका कल्याणकारी बजट है। चाहे ग्रामीण जो पृष्ठभूमि के लोग हैं उनका फ़ायदा होने वाला है। नारी सशक्तिकरण की उसमें बात की है, स्किल के ऊपर बहुत काम करने की जो योजना बन रही है, नए नए उद्योग लाने की योजना बन रही है, नए नए स्वरोजगार के अवसर वहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश जितनी तेज़ी के साथ प्रगति कर रहा है, जिस तरह से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया है, जिस तरह से जो अपहरण उद्योग चलता था, आतंक का उद्योग चलता था, उनके ऊपर अंकुश लगाने का अगर योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया, निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है। और ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। जो यूपी के 2 लड़के हों, चाहे हाथी पर सवार होकर कोई और तीसरा आए, किसी का कुछ होने वाला नहीं है, ना ठगबंधन का वहाँ कुछ फ़ायदा होने वाला है, ना गठबंधन का कुछ होने वाला है। केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी ही अगले जो विधानसभा का चुनाव होगा 2022 के अंदर, निश्चित रूप से वो विजयी होंगे। सर, मैं फिर से अपने पहले सवाल पर आऊंगी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी जिस तरीके से उड़ीसा जा रही है और वहाँ पे चुनाव की प्रचार की रैलियां करने के लिए सोचा जा रहा है, और एक तरफ राहुल गांधी केरला में जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में शायद इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए अलग अलग स्टेट ढूंढी जा रही है। देखिए, जब राहुल गांधी को लगा कि मैं अमेठी के अंदर हारने वाला हूं, तो राहुल गांधी वहां से भाग करके वायालैंड चले गए, यानी वायनाड चले गए। और वो वायनाड कहाँ गए पता? वायनाड जो सीट है उसका अगर आप आकलन करेंगे तो वायनाड सीट माइनॉरिटी बहुल सीट है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पर रहते हैं, माइनॉरिटी बहुल सीट है। तो आखिर क्यों गए वो? केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है। ये सालों साल से यही करते आए, 70 सालों का इतिहास है कि बांटो और राज करो की राजनीति करना और तुष्टिकरण की राजनीति करना, ताकि एक विशेष वर्ग हमको लुभा सके और वहाँ पर वोट ले सके। और वहीं पर इसी तरह से अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, वो उड़ीसा में जा रहे हैं। देखो, उड़ीसा का तो मुझे कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। जिसकी साइकिल यहीं पंक्चर हो चुकी थी, अस्थि पंजर उसके उड़ चुके थे, सब कुछ खत्म हो चुका था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा उड़ीसा में जाकर के वो क्या सिद्ध कर लेंगे जब उत्तर प्रदेश में वो नहीं कर पाए। और देखिए, अखिलेश यादव पर तो मुझे हंसी आती है। मुलायम सिंह जी को कम से कम सिखाना चाहिए, अपने बेटे को, लोंडे को सिखाना चाहिए कि भैया सीख जाओ। उत्तर प्रदेश में उनके पिताश्री सफल राजनेता के रूप में स्थापित हुए और उत्तर प्रदेश में उन्होंने अच्छी सरकार भी चलाई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने पिता के नक्शे कदम पर ना चल करके ये कहाँ जा रहा है अखिलेश यादव। भाई, उत्तर प्रदेश तो संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सपा समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, और एक ही परिवार का वहाँ वर्चस्व है। तो एक पार्टी वहाँ आप प्रयास कर रही कि हम उड़ीसा में जाएंगे। देखिए, ठीक है, लोकतंत्र में सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, अपना प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन जिनकी साइकिल यहीं पंचर हो चुकी है तो वो वहाँ जा करके क्या सिद्ध कर लेंगे? मुझे नहीं लगता है कि कुछ सिद्ध होने वाला है। ठीक है, मुंगेरी लाल के हरी सपने देखने चाहिए, देखिए।